तो हाँ हाँ, रसिया रूस। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। और ये जो है द अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये एक सबसे पुराना था, 300 बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है, इसको 300 ईस्वी पूर्व में इसको अरस्तु के द्वारा दिया गया था। और ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस को दिखाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पीकर इज प्ले की रोल इन कम्युनिकेशन। अरस्तु बोलते हैं कि अगर कहीं भी संचार व्यवस्था अगर चलाई, संचार का कोई काम हो रहा है, कम्युनिकेशन का कोई वर्क हो रहा है, तो वहाँ जो स्पीकर है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बाकी सब जो है वो पैसिव रोल में होते हैं। ठीक है। पांचवा है कि वो अपने टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से उसे जो अपनी स्पीच को तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा जो है अरस्तु के द्वारा बताया जाता है। अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें थोड़ा सा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पीकर जो है एक स्पीच देता है, उसके लिए एक ओकेशन होता है, किसी अवसर पे वो स्पीच देता है। उस अवसर पे कुछ ऑडियंस होती हैं जो इसकी स्पीच को सुनते हैं, और उसके बाद उस स्पीच का ऑडियंस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो यही मॉडल ऑफ एरिस्टोटल था। 5 एलिमेंट्स हैं इसके: स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। इसको हमको याद रखना है, और सारी बातों को यहाँ बताया गया था। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जो पॉलिटिकल रैली वगैरह जो होती है, या कहीं भी कोई भाषण वगैरह अगर कोई दे रहा है, तो वहाँ जो मॉडल अपनाया जाता है वो अरस्तु का मॉडल ही अपनाया जाता है। भाषण से पहले जो है अपने टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से लोग अपना स्पीच तैयार कराते हैं। अगर वो किसी फर्नल में जाते हैं तो उस हिसाब से, कहीं आर्मी से मिलने जाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा अपना भाषण जो सीला रखते हैं। अगर कहीं बुजुर्गों के बीच जाते हैं तो उनके माइंडसेट के हिसाब से अपने भाषण का स्पीच रखते हैं। तो ये सब जो है अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल के हिसाब से होता है। उनकी ऑडियंस जैसा है उनके हिसाब से वो अपने स्पीच को जो है तैयार करें। अब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविज़न है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि किंडर जॉय है। किंडर जॉय अगर ये बच्चों का है, बच्चों का खाने वाला चीज़ है, तो इसका जब स्पीच या इसका कोई ऐड जब दिया जाएगा तो इसमें ऐसी चीज़ों को दिखाया गया जिसके प्रति बच्चे आकर्षित हों। उसी तरीके से कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा मान लीजिए जो बड़ों के काम का हो। रिवाइटल मान लीजिए, रिवाइटल वाली जो गोली आती है उसका अगर कोई ऐड ऐसा करता है तो वो बड़ों के माइंडसेट से जो है वो ऐड होगा, जिसकी वजह से वो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं अरस्तु के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से ही चलती हैं। ये हो गया था। सैनन बीबर वाला हम लोग उसमें देखेंगे। सैनन बीबर का जो मॉडल था उसके लिए मैंने बोला था कि ये 1948 ईस्वी में जब वर्ल्ड वार लगभग ख़त्म हो ही गया था, तो उस समय जो है ये दो व्यक्ति थे। एक का नाम था सैनन, जो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, और एक ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी थे। वीवर जो थे वो साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिल के एक आर्टिकल लिखा था, बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, कॉल्ड ए मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये इनके द्वारा एक लिखी गई थी किताब थी, जिसको हम लोग बाद में पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स सैनन बीबर गिव द देयर मॉडल। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि बेल सिस्टम ऑफ टेक्निकल जर्नल, जिसको हम लोग ए मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका यूज जब हुआ, ये लोग जब आए, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल जब बूस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक ट्रांसमीटर होता है, वो सिग्नल में जो है कन्वर्ट करता है,
उस सिग्नल का एक रिसीवर होता है, रिसीवर जो होता है इस सिग्नल को रिसीव करता है और ये जो है आगे जो है ट्रांसमीटर वाले रिसीवर को भेजता है, वो जो है इसको मैसेज को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जैसे कि कल मैंने जो एग्जांपल बताया था कि कई बार हम लोगों ने देखा कि वॉकी टॉकी जो होती है, जो पहले वाली वॉकी टॉकी थी, वो एक सिस्टम जो है उसके हाथ में होता है और एक जो है पूरा सिस्टम उसके पीठ पे होता था। अगर आप लोगों ने आर्मी वाले किसी को देखा होगा किसी मूवी में, तो हाँ, तो यहाँ जो है ये ट्रांसमीटर है, इसके पीठ पे जो है वो ट्रांसमीटर है और इंफॉर्मेशन सोर्स वो खुद है, उसको जो चीज़ बोलना है या जो वो बोलेगा वो, और ये पूरा सिस्टम जो है वो ट्रांसमीटर है, वो जो है इसके मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एक ऐसे किसी कॉमन सोर्स को भेजेगा, कॉमन नेटवर्क को भेजेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो वो जो है, या इसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, इसको भेजेगा। उसके बाद ये सैटेलाइट जो है रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर के ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर रिसीवर जो है वो मैसेज फाइनल रूप से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। बीच में नॉइज क्या होता है, कई बार जो है सिग्नल हम लोगों को नहीं मिल पाता है, वो यहाँ जो है नॉइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक रूप होता है ट्रांसमीटर का जिसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर जो होता है वो लेकिन ये भी ट्रांसमीटर ही होगा, क्योंकि मैसेज को सिग्नल से लेके वो फिर से जो है उस मैसेज में डिकोड करेगा, तो वो ट्रांसमीटर ही होगा, ट्रांसलेट तो करेगा ही। ठीक है, दोनों साइड जो है इसको ट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो सेंडर ट्रांसमीटर होता है, एक जो है रिसीवर ट्रांसमीटर होता है। क्लियर हुआ? शैनन एंड वीवर मॉडल को हम लोग ट्रांसमीटर वाला भी मॉडल बोलते हैं, तो ये हमको याद रखना है थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे। हेलिकल मॉडल हम लोगों ने देखा था। हेलिकल मॉडल एक प्रकार का डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कि ये टू वे होता है, टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको कि यहाँ लिखा हुआ कि दो दिख रहा है ना, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज्ड बाय फ्रैंक डांस 1967 is a more dynamic and evolutionary approach to understanding the communication process compared to linear model like Shannon and Beavers। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में होता है। द मॉडल इज विजुलाइज्ड एज द हेलिक्स, हेलिक्स से बनाता है, हेलिक्स का मतलब है कि ऐसा कुछ वो बनता है, सिंबॉलिक symbolizing the continuous and non-linear nature of communication over time। पहला है कि इसका हेलिक्स शेप होता है, टाइम एंड एक्सपीरियंस इसमें होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नॉन लिनियर इन नेचर होता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब वहाँ जो है हम लोग को देख सकते हैं। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है? आगे है कि हेलिक्स शेप, ये जो इसका शेप बना हुआ है इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, कि एक ये जो है एक सोर्स से शुरू होता है और धीरे धीरे ये कम जो है फर्दर आगे जो है मैक्सिमम लोगों तक ये फैलते जाता है। ठीक है, मेरिट इसके क्या क्या है? डायनेमिक है, इंटरपर्सनल है कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक जो हम लोगों को देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इंटरेक्टिव है। डीमेरिट क्या है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट एक्सप्लेन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ये इनके मॉडल की एक कमी बताई गई है कि जितने भी एलिमेंट इन्होंने बताया है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से वो नहीं वो किया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। नॉइज एंड बैरियर इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि डायनेमिक इन नेचर है, ये हेलिकल जो डांस EX डांस है वो बोलते हैं कि हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो डायनेमिक इन नेचर है, लेकिन इस ग्राफ से हमको क्या ऐसा दिख रहा है कि डायनेमिक इन नेचर है, या वो तो बस वन वे कम्युनिकेशन दिख रहा है? बताइए, इस वाले फिगर से क्या हम इसको डायनेमिक इन नेचर बोल सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन?
यस या नो? डायनेमिक इन नेचर का क्या मतलब होता है कि जो मैसेज जो है जहाँ से इनकोड किया गया है फिर वही जो है रिटर्न होकर कुछ ना कुछ मैसेज हमको मिले। तो यहाँ मैसेज इनकोड करने वाला केवल एक छोटा सा एक सोर्स है और धीरे धीरे ये जो है मैसेज धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में फैलते हुए चला जा रहा है। और ये बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो उसमें जो आके मैसेज का फीडबैक जो है वो सोर्स को दे। तो इसलिए बोलते हैं कि डायनेमिक इन नेचर है। लेकिन ये जो फिगर यहाँ बनाया गया है ये वन वे कम्युनिकेशन का है, क्योंकि तीर जो है हमेशा एक डायरेक्शन में जा रहा है। टू वे कम्युनिकेशन होता तो हमेशा जो है इस तरीके से कुछ बनता। तो यही इनकी डीमेरिट है कि इन्होंने जो चीज़ें अपनी की एलिमेंट्स बताए हैं अपने मॉडल में उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है। ये रहा हमारा हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी देखने को मिलता है, फीडबैक मैकेनिज्म है, लेकिन ये भी जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है कि फीडबैक देगा कौन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो उसमें लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है और बात में भी हम लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिलता है। एज पर हेलिक्स एक्सपेंड द रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कम्युनिकेटर। Early interaction lay groundwork for more sophisticated and nuanced communication is in the future। वही चीज़ बोला जा रहा है कि इनका मानना है कि जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन मॉडल को लोग अपनाते हैं धीरे धीरे ये उसका जब इसको यूज करने में सक्षम हो जाते हैं तो उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए तो इसको अफवाह वाला मॉडल भी बोलते हैं। हाँ, तो जो भी चीजें बताई गई हैं इनके द्वारा बताई गई है ना, EX डांस के द्वारा। अब जाहिर सी बात है इन्होंने अपना मॉडल बनाया तो उसकी खूबियां तो बताएंगे ही। जैसे कि हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं, थॉमसन का मॉडल जब केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो बाद में लोग आते थे तो इसको क्रिटिसाइज करते थे कि इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया है, ये चीज़ नहीं बताया है। तो थियरी जब कोई देता है तो बाद में उसकी कमियों को देखा जाता है। तब बाद में जब लोगों ने देखा कि ये मॉडल जो है सिर्फ अफवाहों वाली बातों में ही सच हो रहा है, कि एक बात कहीं से सोर्स से निकलती है और धीरे धीरे जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन में जो है ये हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ जो दिया गया है कि डीमेरिट में क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इन्होंने एलिमेंट्स तो बता दिए कि ये एक खूबी है हमारे कम्युनिकेशन मॉडल की, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं ये। जैसे कि मैंने डायनेमिक वाला जो एग्जांपल दिया कि इन्होंने जैसा फिगर बना के दिया है उस हिसाब से ये कम्युनिकेशन वन वे होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि टू वे है और डायनेमिक इन नेचर है, क्योंकि इनको लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो अफवाहों को सही जानने के लिए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पास जरूर आएगा कि अरे यार तुम्हारे बारे में मैंने ये अफवाह सुनी है, क्या ये सही है, ऐसा होता भी है। तो इसलिए जो है ये मानते हैं कि डायनेमिक इन नेचर है। क्लियर हुआ? आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रम इसको बोलते हैं, स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक बंदे थे विल्बर स्क्रैम करके, ये अमेरिकन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट इनका एक बुक है। इन्होंने ही प्रोपाइंड हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन द 1954।
तो इसका ईयर हम लोग याद रखेंगे 1954 में ये विल्बर स्क्रैम का मॉडल आता है। 1967 में कौन सा आता है? शैनन एंड वीवर का शायद आता है। हेलिकल कब आता है? 1967 में। शैनन वीवर का 1948 में। सबका हम लोग ईयर जो याद रखेंगे थोड़ा सा। अब विल्बर स्क्रैम का जब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन ये मॉडल, तो वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें इनके सब सबके जैसे ही होती है, बस इसमें एक चीज़ ये अलग से ऐड कर देते हैं 7th नंबर पे जो हम लोग को दिख रहा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सारी चीज़ें वही है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडर, फीडबैक, नॉइज, सारी चीज़ें और लोगों के द्वारा दी जा चुकी हैं, शैनन वीवर के द्वारा भी दी जा चुकी हैं। ये बस उसमें ऐड कर देते फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कि one of the unique aspect of Scrum model of concept of field of experience. This refer to background, knowledge, attitude, experience, both of sender and receiver. Effective communication occurs when there are overlap in their field of experience. बस ये बोलते हैं, जब इसका हम लोग देखिए इस वाले ग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सारी चीज़ें सबके जैसे ही हैं, बस ये बोलते हैं कि कोई कम्युनिकेशन तभी बेहतर हो सकता है जब दो लोगों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक दूसरे से ओवरलैप करें। जैसे कि यहाँ कुछ कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसी टॉपिक पे ये लोग बेहतर कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये विल्बर स्क्रैम के मॉडल में बस यूनिक हम लोग को देखने को मिलता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। विल्बर स्क्रैम एडाप्टेड शैनन वीवर मॉडल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, उसी चीज़ को ये मॉडिफाई कर देते हैं। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये बोलते हैं कि इनकोडिंग और डिकोडिंग जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। स्क्रम डिफाइंड कम्युनिकेशन एज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड। तो इनका हमको थोड़ा सा ये डेफिनेशन भी याद रखना चाहिए कि स्क्रम के अनुसार ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ऑफ एटीट्यूड। इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, माइक्रोफोन फॉर इनकोडर एंड ईयरफोन फॉर डिकोडर। जो हमारे पास माइक्रोफोन होता है, जो हमारे फोन में माइक लगा होता है, वो इनकोडर होता है, और जो स्पीकर होता है वो डिकोडर होता है। ये कोई नई बात नहीं बता रही है, सबको ये पता होना चाहिए। इन द ह्यूमन कम्युनिकेशन सोर्स एंड इनकोडर आर वन पर्सन, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन आर अनदर पर्सन, एंड द सिग्नल इज लैंग्वेज। ये बताते हैं कि अगर दो ह्यूमन फेस टू फेस कहीं वो कर रहे हैं, तो जो सोर्स हमारा है वही इनकोडर होता है, और जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है उसको, वही हमारा डिकोडर होता है। और इन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है, चैनल होता है, वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू जो है ये एक दूसरे से आइडिया जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। ही आल्सो फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट। ये रोल ऑफ कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति के विकास में जो है ये कम्युनिकेशन के रोल पे भी ये फोकस करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इनकी वही है विल्बर स्क्रैम के जैसे, लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि ये वन वे नहीं है। सॉरी, ये शैनन एंड वीवर जैसे है, लेकिन ये वन वे नहीं है, डायनामिक है। क्योंकि यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि फीडबैक आ रहा है, फीडबैक जा रहा है, तो ये डायनामिक इन नेचर है। आगे इसके मेरिट डिमेरिट तक अगर देखें, मेरिट में क्या है, डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है, मल्टीलिनियर है। मल्टीलिनियर का मतलब है कि एक लिनियर कम्युनिकेशन यहाँ हो रहा है और दूसरा लिनियर कम्युनिकेशन जो है यहाँ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीलिनियर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? बताइए। वन वे नहीं है, टू वे है, डायनामिक है, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल नहीं होता है। ट्रांजैक्शनल में जो है स्पॉन्टेनियस होता है, और ये मल्टीलिनियर है, यानी कि इंटरेक्टिव है। एक बार ऐसे ही सेम चीज़ें होंगी और दूसरी बार जो है यही रिवर्स हो जाएंगी।
तो ये मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। सर्कुलर है, सर्कुलर हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्किल जो यहाँ बन रहा है, सोर्स से फीडबैक बार बार यहाँ जा रहा है, वहाँ से जो यहाँ आ रहा है, तो एक सर्कुलर नेचर ये हम लोग को देखने को मिलता है। फीडबैक इसमें है, इंटरपर्सनल है। हाँ बताइए। वो वो जो होता है वो बनना तो चाहिए इसमें, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मल्टी लीनियर है, मल्टी लीनियर कम्युनिकेशन है, यानी कि इंटरेक्टिव है। वो केवल तभी होता है जब ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, जब एकदम स्पॉन्टेनियस हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब वो ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल जब कोई फॉलो करता है, तब वहाँ जो ऐसा होता है। लेकिन मल्टी लीनियर में ये मान के ऐसा चलते हैं कि सेम यही चीज़ जो है एक बार वो रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये बोलते हैं कि ये मल्टी लीनियर है, तो ऐसा बोलते हैं कि डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन ही होता है वो केवल फीडबैक जो है प्रोवाइड कराता है। एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद इसके फीडबैक के ऊपर इसका फीडबैक फिर जाएगा, फिर उसी फीडबैक पे ये फीडबैक देगा, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ये मल्टी लीनियर है। प्लेटफॉर्म फॉर यूजफुल डिस्कशन, अगर किसी को यूजफुल डिस्कशन करना है तो उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। डीमेरिट इसकी क्या है कि ये नॉइज के बारे में बात नहीं करते हैं, पूरे कम्युनिकेशन में, पूरे मॉडल में कहीं नॉइज का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज सेम, जो ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं कि सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब दो लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगभग बराबर सेम होता है, तभी वो मैक्सिमम इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो कर सकते हैं। तो ये वो बात बोली जा रही है कि दो लोगों के बीच में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कभी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो डीमेरिट में हमको याद रखना है कि जो विल्बर स्क्रैम का जो मॉडल है उसमें ये नॉइज के बारे में बात नहीं करते हैं, और ये मेरिट के ऊपर हम लोग ध्यान थोड़ा सा देंगे कि डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है, मल्टी लीनियर है, सर्कुलर है, फीडबैक इसमें मिलता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये जो है एक यूजफुल डिस्कशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, की पॉइंट्स ऑफ स्क्रम मॉडल, इंटरेक्टिव प्रोसेस इन फेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, डायनेमिक एंड ऑनगोइंग। एप्लीकेशन इसका क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसका एप्लीकेशन है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में इसका एप्लीकेशन है, एजुकेशन के सेक्टर में जो है इसका एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो बर्लो, बर्लो का जो मॉडल है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। डेविड केनेथ बर्लो was an American communication theorist. He taught Michigan State. He taught Michigan State University and later served as the president of Illinois State University. He propounded his model of communication in 1916. 1916 हमको याद रखेंगे इसका डेट। This model is published in his book The Process of Communication. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वाले मॉडल बुक में इनकी ये मॉडल पब्लिश होती है। हिज मॉडल इज आल्सो नोन एज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डेविड बर्लो डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस फर्स्ट टाइम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाई डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस। तो हमको याद रखना होगा कि डेविड केनेथ बर्लो ने कम्युनिकेशन को एज ए प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। अब ये जो अभी तक ये लोग कम्युनिकेशन को एज ए ह्यूमन बिहेवियर बोल रहे थे ना, या कोई कुछ भी बोल रहा था, लेकिन ये पहली बार जो है कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस ये बताते हैं।
ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि कम्युनिकेशन को एज ए प्रोसेस डिफाइन करने वाले कौन है, बर्लो साहब हैं। और बर्लो का सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये सारे स्टेजेस के जो है कुछ क्वालिटी बताते हैं कि जो जो स्टेज है इसमें उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है अधिक से अधिक इफेक्टिव हो सके। तो सोर्स की क्या एलिजिबिलिटी या क्या उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी जो है होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए जिस चीज़ पे वो बात करना चाहता है, सोशल सिस्टम जो उसका तगड़ा होना चाहिए, मतलब लोगों से सोशलाइज हो सके अच्छे से, कल्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए उसका। या इसको हम लोग ये मानते हैं कि ये उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो किसी ये एलिमेंट को जो है इफेक्ट कर सकते हैं या उनको जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो सोर्स को कौन कौन चीज़ें प्रभावित कर सकती है, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। इससे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बर्लो एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन बिलो कैन इफेक्ट द सोर्स इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हमको याद रखना होगा कि बर्लो के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, ये 5 चीज़ें जो है वो किसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो सोर्स है उसको ये इफेक्ट कर सकते हैं। मैसेज में जो कंटेंट है, एलिमेंट है, ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर है, कोड है, ये इतनी सारी चीज़ें बताते हैं कि एक मैसेज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, चैनल कौन कौन से हो सकते हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इतने सारे चैनल हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग। रिसीवर का सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो सोर्स का है। कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, तो हमको दो तो बराबर ही हैं, इन दोनों को याद रखना होगा कि मैसेज में क्या क्या बताते हैं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एलिमेंट्स जो है उसके अच्छे होने चाहिए, ट्रीटमेंट जो है वो मैसेज को अच्छा दिया जाना चाहिए सोर्स के द्वारा भी और रिसीवर के द्वारा भी, मैसेज का स्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए, और कोडिंग जो होती है मैसेज की वो इस प्रकार से होनी चाहिए जो सोर्स को भी पता हो और रिसीवर को भी पता हो। तो इतने एलिमेंट्स जो है ये बताते हैं मैसेज के, और चैनल ये 5 टाइप के बताते हैं, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरिट इसके क्या क्या हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन आर सिस्टमेटिकली एक्सप्लेंड, जितने भी एलिमेंट हैं इन्होंने बहुत वेल एक्सप्लेन किया है। इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ए सिंपल वे, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया। डीमेरिट क्या है, इट टॉक अबाउट कॉमननेस विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये कॉमननेस जो बता रहे हैं कि रिसीवर और सोर्स के अंदर जो है सेम वो चीज़ें होनी चाहिए, वो कभी कभी जो है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल हो सकती हैं। इट डज नॉट टॉक अबाउट नॉइस के बारे में इनकी कम्युनिकेशन मॉडल में बात नहीं की गई है। और इसके बाद इट डज नॉट टॉक अबाउट फीडबैक, यानी कि ये जो है वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। द मॉडल इज नॉट मेड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये मॉडल बनाया गया है, दिस मॉडल इज नॉट मेड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये किसी एक खास प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए मॉडल जो है वो सुटेबल नहीं बैठेगा कभी भी। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये लिनियर है, फीडबैक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है तो लिनियर ही है, जिसमें भी हम लोग को फीडबैक ना मिले वो लिनियर होगा। लीनियर है, फीडबैक अगर मिल रहा है तो वो हो सकता है कि डबल लीनियर हो सकता है, अगर फीडबैक जो है स्पॉन्टेनियस मिल रहा है तो वो हो सकता है कि ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, सोर्स के बारे में क्या बताते हैं ये, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही।
मैसेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, चैनल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, रिसीवर के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। की पॉइंट ऑफ SMCR मॉडल देखा जाए तो वही जो वहाँ लिखा गया था, मेरिट एंड डिमेरिट में डिटेल ब्रेकडाउन इन्होंने किया है। इम्फेसिस ऑन द स्किल एंड एटीट्यूड, ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के स्किल एंड एटीट्यूड्स के ऊपर। कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि किसी एक अगर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर बात की जा रही है तो वो ज़्यादा कम्युनिकेशन को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। इसमें फीडबैक नहीं है। एप्लीकेशन इसका कहाँ है, एजुकेशन, मार्केटिंग एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसका हम लोग को एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1948 में दिया गया था, हेरोल्ड डी लॉसवेल के द्वारा। ये जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन थियरिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ एट येल यूनिवर्सिटी। ये सब नहीं पूछा जाएगा, हमको बस ये सन याद रखना होगा थोड़ा सा कि 1948 में लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है दिया गया है और हेरोल्ड डी लॉसवेल के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। ये बताते हैं कि कंपोनेंट ऑफ 1948 1948 हाँ, इनके मॉडल को हम लोग W5W मॉडल भी बोलते हैं। 5W मॉडल, हु कम्युनिकेटर, वाट मैसेज, विच चैनल मीडियम, होम रिसीवर, वाट इफेक्ट्स। तो ये जस्ट लाइक अगर देखें ध्यान से तो जो एरिस्टोटल का मॉडल है उसी को ये थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और उसमें क्या नहीं है, बस ओकेशन नहीं है, बस ओकेशन नहीं है। और इसमें जो है एक ये मीडियम जो है इन्होंने अलग से जोड़ा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नोन एज 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और 5W स्टैंड्स फॉर, तो हमको इसका सीक्वेंस याद रखना होगा कि कौन जो है कम्युनिकेटर है, उसका क्या मैसेज है, वो कौन से चैनल को जो है यूज करता है, रिसीवर कौन है, रिसीव किसको करना है, और इसका इफेक्ट जो है रिसीवर के ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। हु कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर कौन है, मैसेज क्या है, मैसेज का जो है माध्यम क्या होने वाला है, रिसीव कौन करने वाला है, और इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ये 5 कंपोनेंट को जो इन्होंने बहुत अच्छे से अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्क्राइब किया है। और इसके मेरिट और डिमेरिट के ऊपर देखा जाए तो सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, स्कोप फॉर कम्युनिकेशन रिसर्च, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा के में जो है इसको यूज किया जाता है। डिमेरिट क्या है इसमें, फीडबैक के ऊपर इन्होंने बात नहीं किया, बैरियर के ऊपर जो है बात नहीं किया गया है, नॉट सर्कुलर बट लिनियर मॉडल, वन वे कम्युनिकेशन इनका है लॉसवेल का, फीडबैक की बात नहीं हो रही है तो वन वे कम्युनिकेशन होगा। और सबसे लास्ट में है कि इन्होंने इफेक्ट के ऊपर बात किया है, ये था लॉसवेल का कम्युनिकेशन और मॉडल। इफेक्ट डिमेरिट के अंदर इसलिए देखा जा सकता है कि मैंने आपसे कुछ बोला और जब कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो जा रहा है उसके बाद आप इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि कोई किसी को खूब बात कर रहा है 2 से 3 घंटे 4 घंटे, और वो जो 2 दिन बाद जो है बंदा उसका इफेक्ट दिखा रहा है, वो सुसाइड कर ले रहा है। तो इसलिए जो है इफेक्ट जो है वो लेट भी हो सकता है, इसलिए जो इसको डिमेरिट के अंदर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में 2 परिवर्तन के साथ एक और महानुभाव आते हैं जिनका नाम था ब्रैड डॉक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1958 में। ब्रैड डॉक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी जो है यूएस कम्युनिकेशन साइंटिस्ट रिचर्ड ब्रैड डॉक इम्प्रूव्ड लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1958
ब्रेक डॉक एडेड 2 more एलिमेंट्स लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 और ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। पहला है कि व्हाट वाज द सर्कमटेंसेस और विथ व्हाट पर्पज। ये 7W 5W जो है लासवेल वाले हैं, और 2 ये अपना ऐड करते हैं कि सारी बातचीत जो है किस आधार पे हो रही है, किस आधार पे हो रही है, और सारी बातचीत करने का जो उद्देश्य क्या है। तो इन 2 चीज़ों को ऐड करके 1958 में ब्रॉड डाक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है लॉन्च करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अरस्तु का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ब्रॉड डॉक। तो ये हम चीज़ें देख सकते हैं। क्लियर है सबको? इसके बाद आगे एक और आता है ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चार्ली एटर्न ओसगुड वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जितने कम्युनिकेशन के साइकोलॉजिस्ट सब अमेरिकन ही हुए हैं। प्रोफेसर एंड कम्युनिकेशन साइंटिस्ट। 1954 ईस्वी में अपना ये मॉडल देते हैं। विल्बर स्क्रैम आल्सो कंट्रीब्यूट इन मॉडल। विल्बर स्क्रैम जो थे, इनके मॉडल में वो अपना कंट्रीब्यूशन जो देते हैं। दैट्स वाई मॉडल इज आल्सो नोन एज ओसगुड एंड स्क्रैम मॉडल। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है। तो इस मॉडल को हम लोग ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और विल्बर स्क्रैम ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है। विल्बर स्क्रैम जिनका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हम ऑसगुड प्लस विल्बर स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर योगदान जो है ओसगुड का था, इसलिए कई बार जो इसको हम लोग ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये डायनेमिक इन नेचर है और ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों को दिख रहा है। जो इनकोडर एक टाइम पे डिकोडर बन रहा है, जो डिकोडर एक टाइम पे इनकोडर बन रहा है, और मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। डायनेमिक इंटरेक्टिव मल्टीलिनियर सर्कुलर फीडबैक प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस डिस्कशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरेक्टिव होता है, मल्टी लिनियर भी होता है। ठीक है। डायनेमिक तो होता ही है, तो इसलिए जो यहाँ तीनों को बोला जा रहा है। ठीक है। सर्कुलर होता है, फीडबैक प्रोवाइड, इसमें फीडबैक के ऊपर बात की जा रही है। डीमेरिट में अगर देखा जाए तो ये नॉइज के ऊपर बात नहीं करते। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज सेम। ये जो बोला जा रहा है कि इंटरप्रिटेटर दोनों इंटरप्रिटेटर हैं, तो ये बोला जा रहा है कि इनके अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है सेंडर और इनकोडर और डिकोडर के बीच में, वो हमेशा सेम नहीं हो सकती है। फैक्टर्स, ओकेशन, मूड, परसेप्शन नॉट डिस्कस्ड, ये सब सारी चीज़ें जो इनके कम्युनिकेशन मॉडल में नई डिस्कस की गई हैं। इफेक्ट के ऊपर जो है इसमें बात, इफेक्ट जो इसमें डीमेरिट के अंदर जो है रखा गया है। सेम रीजन। ठीक है। सारे को फिगर को हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे और कोशिश करिए कि साथ में जो फिगर बनाते चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो सकती हैं। लेकिन एक बात और भी मैं बता रहा हूँ कि लगभग 2022 दिसंबर तक या 2023 दिसंबर तक ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन दिसंबर वाले शिफ्ट में हम लोग को बहुत कम क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो ये जो है कम्युनिकेशन का बेसिक है, ये आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके बाद एडवांस लेवल की क्लास जब होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो खोज के पढ़ाई जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा काम की होंगी। तो इसको हम लोग बस याद रखते जाएंगे और थोड़ा सा रिवीजन करते जाएंगे साथ में। ठीक है।
अगर इंटरेक्टिव है तो वो मल्टी लीनियर जाहिर सी बात है कि हो जाएगा। इंटरेक्टिव का मतलब है ऐसा, एक लीनियर यहाँ है कम्युनिकेशन, एक लीनियर यहाँ है, तो मल्टी लीनियर हो गया। अब दोनों ओर से कम्युनिकेशन दोनों छोर से हो रहा है तो डायनेमिक भी हो गया है, और इंटरेक्टिव तो है ही। तो उसी चीज़ को अगर इंटरेक्टिव कोई बोल रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है डायनेमिक भी है और मल्टी लीनियर भी है। ट्रांजेक्शनल अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो इंटरेक्टिव भी होगा, मल्टी लीनियर भी होगा और डायनेमिक भी होगा। ठीक है, बताइए प्राची। ठीक, ओके। इसके बाद है विस्ले एंड मैकलेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1957। विस्ले वेस्टले विस्ले मैकलेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड इन 1957 is an extension and refinement of earlier linear models, emphasizing the dynamic and complex nature of communication, particularly in the mass media and interpersonal communication. This model incorporated feedback loops, multiple sources of information, making the particularly use of understanding the communication process is more complex and interactive environments. तो हम लोग देख सकते हैं कि विस्ले और मैकलेन का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था वो एक प्रकार का एक्सटेंशन था और रिफाइनमेंट था जो पहले के लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो बनाए गए थे, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो थे उनसे जो है कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा था। खास करके वो कम्युनिकेशन जो मास मीडिया के थ्रू और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हो रहे थे उनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जा पा रहा था। तो इसीलिए जो विस्ले और मैकलेन जो है अपना एक मॉडल देते हैं। इनके मॉडल के अनुसार कंपोनेंट कौन कौन से, सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, गेट कीपर के ऊपर बात करते हैं। इनके अंदर जो है एक नई चीज जो देखने को मिलती है, गेट कीपर। गेट कीपर को कोई बता सकता है कि व्हाट इज गेट कीपर? इसमें हम लोगों ने शायद बात किया है रिसर्च में। बताइए बताइए, जब किए हैं तो व्हाट इज गेट कीपर? गेट कीपर को हम लोग हिंदी में द्वारपाल बोलते हैं। और द्वारपाल का काम बस ये होता है कि कौन जो है इस द्वार से पास करेगा, कौन जो है नहीं जा पाएगा, इस चीज को देखना। हाँ, तो गेट कीपर जो होता है कम्युनिकेशन के फील्ड में, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ कि मास मीडिया में इसका ज़्यादा यूज होता है। तो मोदी जी ने किसी को इंटरव्यू दिया और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों पर बात हो चुकी है जो लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरे इंटरव्यू का जो एडिटर होगा वो काम करेगा एज ए गेट कीपर का, कि क्या चीज़ जो है बाहर जाएगी, क्या जो है नहीं बाहर जाएगी, कौन सी चीज़ जो है अंदर ही दबा ली जाएगी। जो इस चीज़ को नियंत्रण करता है वो जो होता है गेट कीपर। और गेट कीपर के ऊपर जो है बात करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं विस्ले और मैकलेन। आप समझ आए गेट कीपर कि क्या खबर जो है लोगों के बीच जाना चाहिए, क्या खबर जो है हमसे बाहर जो निकलना चाहिए, इस चीज़ को जो नियंत्रित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग गेट कीपर बोलते हैं। ये कौन होता है? एडिटर, जर्नलिस्ट, मीडिया एग्जीक्यूटिव एंड अदर हु इन्फ्लुएंस व्हाट इंफॉर्मेशन वाज डिसमिनेटेड। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, नॉइज के ऊपर जो है। हाँ बताइए। अभी दिखा देते हैं क्वेश्चन।
थोड़ा सा हमको देखना होगा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन जो है इसके यूजफुल है। जैसे कि यहाँ 67 नंबर पे देख लीजिए, इसका अगर आंसर देना हो तो क्या दें? फीडबैक मेक्स द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कहीं फीडबैक जो है किसी क्लासरूम में दिया जा रहा है तो सर्कुलर बना देगा, कंप्लीट कर देगा, इंटरेक्टिव कर देगा, ये इसका सही है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। देखिए यहाँ दिया गया क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एग्जम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आर परपेजिव। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग बाद में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो आगे देखते हैं। क्या बोल रही हैं प्राची? ओके, तो गेट कीपर वाला कॉन्टेक्स्ट हम लोग को याद रखना है कि ये जो है वेस्ले और मैकलेन के मॉडल में आता है। द प्रोसेस फ्लो इन द वेस्ले एंड मैकलेन मॉडल्स, इवेंट एंड सोर्सेस। एन इवेंट आर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन x1 x2 x3 happens in the environment. Gatekeeper see select and save which of the events and information are communicated. बहुत सिंपल ये एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए कि कहीं जो है 4 प्रकार के इंफॉर्मेशन या इवेंट्स हैं, x1 x2 x3, 4 या इससे ज़्यादा इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन इनके पास आती है। तो गेट कीपर जो तय करता है कि कौन सा इवेंट और कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है किस शेप में और किस तरीके से ये लोगों के बीच में जाएगा। उसके बाद ये इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन इसका होता है, रिसेप्शन एंड डिकोडिंग होता है, उसके बाद फीडबैक जो मिलता है। तो ये एक प्रकार का ये प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, सोर्स के बाद इवेंट्स एंड सोर्सेस के बाद जस्ट गेटकीपर आएगा। गेटकीपर जो इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन करेगा, उसके बाद रिसेप्शन एंड डिकोडिंग होगी और सबसे लास्ट में जो फीडबैक हम लोग को मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज इसमें होते हैं, गेट कीपिंग होती है, फीडबैक लूप्स होता है, डायनेमिक इंटरेक्शन जो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, एप्लीकेशन मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज के अंदर जो इसको हम लोग देखने को मिलता है। अगला है वर्लन ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। 1916 में इसका 17 में इसको हम लोग को देखने को मिलता है। वर्लन ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप इन 1970s डीन वर्लन इन ए डायनेमिक model that emphasizes the continuous and simultaneous nature of communication, unlike linear model which view communication as a one-way process. Berland model highlights that both the sender and receiver are involved sending and receiving messages at same time. वही है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहीं से जो ट्रांजेक्शनल मॉडल का भी जन्म होता है 1970 में। ये बताते हैं कि जो सेंडर है वो एक टाइम पे रिसीवर होता है, जो रिसीवर है एक टाइम पे सेंडर होता है। तो इनमें की कंपोनेंट क्या है? कम्युनिकेटर्स, मैसेज, चैनल, फीडबैक, नॉइज, कॉन्टेक्स्ट, शेयर, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इनके मॉडल में की कंपोनेंट हैं। फीचर्स क्या हैं? साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग होनी चाहिए। ट्रांजेक्शनल है तो साइमल्टेनियस बात है, जाहिर सी होगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस जो इनमें देखने को मिलता है। नॉन वर्बल क्यूज का जो यूज ज़्यादा किया जाता है, ट्रांजेक्शनल इन नेचर होता है। एप्लीकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक सेटिंग्स, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट्स विथ रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड नॉन वर्बल क्यूज।
जो थेरेपी वगैरह, जो साइकेस्ट्रिक थेरेपी वगैरह जो थे उसमें इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इसका होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। आगे है रिले एंड रिले मॉडल। 1959 में इसमें इन्होंने मॉडल दिया था, डेवलप बाय जॉन डब्ल्यू रिले एंड मटिल्डा वाइट रिले। मटिल्डा वाइट रिले दो लोग मिलकर इसको देते हैं 1959 में। फोकस ऑन द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन स्कॉलर्स फोकस ऑन द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमको याद रखना होगा कि रिले जो थे उन्होंने इन पर फोकस किया था। दिस मॉडल emphasized the role of social system and interaction between the individuals within those systems. The relay model are particularly useful to understanding how communication operates within social context. इसका सिंपल सा एग्जांपल दें कि मान लीजिए कि दो सोल्जर हैं, वो अगर आपस में बात करेंगे तो जस्ट लाइक वैसे बात नहीं करेंगे जैसे कि दो आम आदमी बात करेंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट्स अगर बात कर रहे हैं तो वो जस्ट लाइक वैसे बात नहीं करेंगे जैसे कि दो नॉन एजुकेटेड पीपल करेंगे। ठीक है, तो यही रिले के मॉडल में बोला गया था कि इन्होंने देखा था कि कैसे जो है सोशल एस्पेक्ट जो है किसी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंडर जो होता है कम्युनिकेटर होता है, रिसीवर जो होता है वो कम्युनिकेटी होता है, मैसेज होता है, सोशल सिस्टम होता है, फीडबैक होता है, नॉइज इसमें ये लोग बताते हैं। सेंडर रिसीवर, सेंडर को ये कम्युनिकेटर बोलते हैं, रिसीवर को ये कम्युनिकेटिव बोलते हैं। मैसेज होता है पूरा जो है कॉन्टेक्स्ट सोशल सिस्टम के अंदर होता है, फीडबैक भी होता है और नॉइज भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। आगे है इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंटरेक्टिव प्रोसेस इसमें देखा जाता है, कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस इसमें देखा जाता है, रोल रिलेशनशिप के ऊपर ये बात करते हैं कि द मॉडल रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल ऑक्युपाई वेरियस रोल्स विद इन देयर सोशल सिस्टम। पापा जस्ट लाइक वैसे बात नहीं करेंगे जैसे कि उनका बेटा करेगा। तो जिसको जिस हिसाब से रोल दिया गया सोशल सिस्टम में उसका कम्युनिकेशन स्किल जो उसी प्रकार का होना चाहिए, ये बात करते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है, कल्चरल स्टडी में इसका यूज किया जाता है। ओके, ये हमारा खत्म हो गया। क्या नाम है, कितने मॉडल थे लगभग, अगर कोई मॉडल हमसे छूटा उठा होगा तो हम लोग बाद में उसको देख लेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर, तो बैरियर्स चार प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। चार प्रकार के बैरियर्स हम लोग को पढ़ने हैं। साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। आगे जब बढ़ेंगे तो साइकोलॉजिकल बैरियर में देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आदर्श सिद्धांत, सेल्फ इमेज, स्टीरियोटाइपिंग, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिफेंसिवनेस, सेलेक्टिव परसेप्शंस, फिल्टरिंग, ये सब जो है साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर जो आते हैं। किसी को किसी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं बताऊं एग्जाम्पल के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों एक जैसे ही हैं।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि किस टॉपिक पे बात करना है। ये जब अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो वो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बैरियर है। रेफरेंस हमें नहीं पता है कि किसके संदर्भ में बात करना है, किस संदर्भ में बात करना है। जब ये नहीं पता होता है तो वो जो है एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, बाकी किसी पॉइंट। सेल्फ इमेज बैरियर नहीं है। कभी ऐसा हुआ है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने ऐसा बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हुआ ही होगा सबके साथ। तो वो सेल्फ इमेज है कि हम अपने खुद के छवि को कई बार बचाने के लिए, कई बार दिखाने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में हमारे साथ जो है वो आ जाता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि वो क्लास में शांत रहता है। इसका मतलब कि वो किसी से बात नहीं करता, वो गुस्सैल होगा। मैं उससे बात करने जाऊंगा तो वो मुझसे झगड़ा कर लेगा, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। किसी के बारे में पहले से जो है छवि बना लेना अपने अंदर कि वो जो है रूड है, वो जो है बात करते करते मार देगा किसी को, ये स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस जो एक ही प्रकार के हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी दादी से बात करूं कि इंस्टाग्राम के बारे में अच्छे से बताओ दादी कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, तो दादी को नहीं पता होगा, उनके कॉग्निटिव डोमेन में ये इंस्टाग्राम वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो वो हमको कैसे बता पाएंगी। तो यहाँ जब दोनों के कॉग्निटिव डोमेन में जो है डिसोनेंस मिलेगा तो वो जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बैरियर है। क्लियर हुआ? बाकी कोई? ठीक, ठीक है। फिजिकल बैरियर, ये जो बैरियर फिजिकल होते हैं वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस, शोर, चैनल का शोर, शब्दार्थ का शोर, समय और दूरी, शारीरिक पीड़ा, ये सब जो है फिजिकल बैरियर है। ये तो सबको क्लियर होगा, इसमें कोई चीज़ बताने लायक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है संगठन का आकार, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, नॉइज, चैनल नॉइज, सेमेंटिक नॉइज, टाइम एंड डिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है संगठन का आकार, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कर्मचारियों के बीच की शारीरिक दूरी कैसी है, नौकरियों और गतिविधियों की विशेषज्ञता क्या है, संगठनात्मक संस्कृति या स्वतंत्रता विश्वास को प्रभावित करती है, संगठनात्मक नियम एंड विनियम, संगठन की शक्ति संरचना, संगठनात्मक संरचना में जटिलता, अपर्याप्त सुविधाएं और अवसर, वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच सहयोग का अभाव, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं। इंस्टीट्यूशनल बैरियर भी इसको बोलते हैं। जो हाँ और भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जो यहाँ बताया गया है वही होते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत देख लीजिए एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
ऑल क्लियर? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर सबको पता होगा, सेमेंटिक बैरियर। अगर मैं आम बोलूँ तो कोई आम समझे तो ही आम का आम मतलब जान पाएगा। अर्थ संबंधित बाधाएं हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि ये तुम्हारी औकात की बात नहीं है, तुम इसे नहीं सुन पाओगे, ये हाई कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉपर इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाई कॉन्टेक्स्ट लो कॉन्टेक्स्ट अक्सर सभी क्लासेज में होता है कि जब ग्रुपिंग वगैरह या गुटिंग वगैरह जब क्लास में होती है तो इलिट वर्सेज सबाल्टर्न, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ ये हाई कॉन्टेक्स्ट है, ये लो कॉन्टेक्स्ट है कल्चर के वो में। तो इन दोनों लोगों के बीच में जो है बातचीत जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये जो एक प्रकार के बैरियर का काम करता है कि अपने आप को कोई बहुत ऊंचे दर्जे का समझ रहा है और सामने वाला जो है अपने आप को कोई बहुत नीचे दर्जे का समझ रहा है, तो ये दोनों कंफर्टेबली जो है बात आपस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो कल्चर के लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं जो है होती हैं। जैसे कि मैं किसी ट्राइबल एरिया में चला जाऊं तो एक प्रकार का क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है। आगे देखेंगे मास मीडिया के ऊपर थोड़ा सा। इसको पढ़ा के जो है हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है कम्युनिकेशन का खत्म हो जाएगा। कल जो है मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो पिछले क्लास जो दिया गया है पेपर्स में, और जो है थोड़ा सा करंट की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। मास मीडिया को बताने की ज़रूरत है नहीं, किसको बोलते हैं मास मीडिया। मास मीडिया रेफर्स टू टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म यूज कम्युनिकेट विथ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। एक साथ अगर हम बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ या बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ अगर बात करते हैं तो वो जो है मास मीडिया कहलाती है। दिस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एज वेल एज न्यू मीडिया लाइक वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। Mass media play a critical role in shaping public opinion, culture, social norms, and it serves various functions in society such as providing information, entertainment and education. ये जो है मास मीडिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ब्रॉड रीच होता है हमेशा। मास मीडिया में जो है एक साथ जो है बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो है इसका रीच होता है। पब्लिक एक्सेसिबिलिटी होती है। कंटेंट इज टिपिकली अवेलेबल to the general public, although access may be restricted by economic, geographic and technological factors. सारे कंटेंट जो होते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमको जो है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर चाहिए तो उसके लिए कुछ इकोनॉमिकल या जियोग्राफिकल या टेक्नोलॉजिकल क्राइटेरिया जो फुलफिल करना हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिक होती हैं, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है। मेडिटेशन का मतलब मास मीडिया एक्टेड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑडियंस। कंटेंट वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी होती है। कंटेंट वैरायटी अगर न्यूज़पेपर देखें तो उसमें कितने प्रकार के कंटेंट जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें जो होती है साइमल्टेनियस होती हैं। डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली न्यूज़ वो 24/7 जो है न्यूज चैनल वर्क करता है, तो सारी चीज़ें जो है साइमल्टेनियस होती हैं। इम्पर्सनल इन नेचर होती है कि मास मीडिया किसी की पर्सनल चीज़ नहीं है, वो हमेशा पब्लिक होती है। द कम्युनिकेशन इज जनरली वन वे फ्रॉम सोर्स टू ऑडियंस विदाउट डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन। किसी का इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं जाता है। फंक्शन ऑफ मास मीडिया क्या है? इंफॉर्मेशन एंड सर्विलांस, न्यूज़पेपर, इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म,
इंटरटेनमेंट हम लोग को देखने को मिलता है मास मीडिया के थ्रू। एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, सोशलाइजेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, ये जो है परसेशन, एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एजेंडा सेटिंग, हाईलाइटिंग इशूज, फ्रेमिंग। एजेंडा सेटिंग से जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखना होगा कि एजेंडा सेटिंग का मतलब सभी लोग जान रहे हैं, एजेंडा फैलाना कोई किसी भी चीज को लेके। थियरी ऑफ मास मीडिया, कुछ थियरीज हैं, उसको हमको ध्यान से देखना होगा। एजेंडा सेटिंग थियरी, ये बोला जाता है कि पर्पज दैट द मास मीडिया डोंट टेल पीपुल व्हाट टू थिंक बट इट टेल्स देम व्हाट टू थिंक अबाउट हाईलाइटिंग सर्टेन इशूज। एजेंडा सेटिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल है कि उधर बीच में सीमा सचिन हैदर वाला जो वो स्टोरी हो रहा था, ये सब क्या है, एजेंडा सेटिंग है। राम मंदिर, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं, चुनाव चल रहा है तो कुछ ऐसे जानबूझे कुछ ऐसे टॉपिक या पॉइंट्स को उठाना जो पब्लिक को इफेक्ट कर सके। यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, फोकस ऑन वाई एंड हाउ पीपुल एक्टिवली सीक out specific media to satisfy specific needs such as entertainment, information and social interaction. Cultivation theory suggests that long-term exposure of media content, particularly television, shapes viewer perception of reality. ये बिल्कुल सही बात है। सास बहू का सीरियल देखते देखते घर में भी सास बहू होने लगता है, ये सब जो है कल्टीवेशन थियरी के अकॉर्डिंग होती है। क्या बोल रही है प्राची? यही बोला जाए, सजेस्ट दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है मीडिया कंटेंट का। जैसे कि क्या है कि एक्सपोजर अगर मैं बताऊं कि तेरे नाम मूवी देख के बहुत सारे लोग जो है तेरे नाम के जैसे बाल कटवाने लगे, ये भी एक एक्सपोजर है। तो उसी तरीके से कल्टिवेट, हाँ वो जैसा। हाइपोडर्मिक नीडली थियरी implies that mass media has direct, immediate and powerful effect on its audience like injecting a drug into a person, ये भी है। क्या फोर्थ वाला हाइपोडर्मिक नीडल थियरी, कभी आपको इंस्टाग्राम के रील्स का वो लत लगा है या टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो का या स्नैप चैट के वीडियोज का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, मूवी देखने का लत, सीरियल देखने का लत? तो वही बोला जा रहा है कि इसमें कि हाइपोडर्मिक नीडल थियरी के अकॉर्डिंग भी वर्क करती है कि जस्ट लाइक ए ड्रग काम करती है। कि अगर हमको सीरियल देखने का अगर कोई सीरीज या कोई वेब सीरीज देखने का नशा होने लगा तो मैं लगातार देखते ही जाऊंगा। तो एक प्रकार का ये हाइपोडर्मिक नीडल थियरी है मास मीडिया के लिए। ठीक है। डायरेक्ट, इमीडिएट, पावरफुल इफेक्ट ऑन इट्स ऑडियंस, जैसे कि अभी ने बताया कि एनिमल जैसा मूवी देख के लोग एनिमल बनने की कोशिश करने लगे, तो वो भी एक प्रकार का हाइपोडर्मिक नीडल थियरी ही है। टू स्टेप फ्लो थियरी आर्ग्यू दैट मीडिया इफेक्ट indirectly stabilized through the influence of opinion leaders who filter and interpret media content for other। ये भी बिल्कुल सही है। गेटकीपर वाली बात यहाँ बोली जा रही है कि सबसे पहले कंटेंट आता है गेटकीपर के पास, गेटकीपर जो है उसको पब्लिक में शेयर करता है। तो टू स्टेप फ्लो थियरी यहाँ बोला जाता है मास मीडिया के लिए। बाकी सारी क्लियर है? ओके। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया पढ़ लेंगे थोड़ा सा। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या है, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, बस एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चैलेंजेज और इशूज इन मास मीडिया क्या है, मीडिया बायसनेस क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, प्राइवेसी कंसर्न, मीडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल, एथिकल कंसिडराइजेशन, ये सब जो है मास मीडिया के चैलेंजेज और इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। आज काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग सारे मॉडल्स को पढ़ लिया, मास मीडिया और
वेरिएट्स को भी पढ़ लिया। बाकी अगर देखा जाए तो क्या चीज़ बचती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ ही लिए, बैरियर्स एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ ही लिए। तो इसका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। अब कल जो हम लोग थोड़ा सा सर्च करेंगे PYQ को, और उसके बाद जो उससे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन इतना ही है। स्टैटिक के बाद ये सब जो है कभी चेंज नहीं होता है, जो हमेशा रहता है। इसके बाद बात करेंगे कुछ टर्म्स के ऊपर हम लोग, जैसे कि पैराफ्रेजिंग हो गया, निमोनिक्स हो गया, ये सब इस सब के ऊपर बात करेंगे कि ये किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पैरालिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, ये सब वन टर्म्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो उसका मैं एक ग्लोसरी जो है तैयार कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ाई करेंगे कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल शाम में हम लोग का टेस्ट भी है, तो तैयारी करते रहिएगा आप लोग अच्छे से। क्लास के बाद मैं टेस्ट जो है सेंड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग जब फ्री हो तो कल सुबह 10 बजे से पहले सबमिट कर देंगे, तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा ना। नहीं नहीं, आप लोग अच्छे से डिस्कस वो करिए बस। कल क्लास नहीं होगी, परसों सुबह में क्लास होगी। ठीक है, मिलते हैं तब कल क्लास में। ओके, गुड नाइट।